तो इंडस्ट्रीज की बात अगर हम करेंगे तो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में रशिया में उतने इंडस्ट्रीज नहीं थे। अलबत्ता कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां पर जो इंडस्ट्रियल एरियाज कहलाया जाता था, जैसे लाइक सेंट पीटर्सबर्ग एक एरिया था, इसको हम इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ रशिया कहेंगे बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में। इसके अलावा मॉस्को एक सिटी थी, इसमें भी काफी सारी इंडस्ट्रीज थे। बाकी जो इलाके थे उनमें उतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी। तब क्या होता था, तब जो मेजॉरिटी ऑफ जो मैक्सिमम प्रोडक्शन अगर हम देखेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन किनकी थी? मैक्सिमम प्रोडक्शन क्राफ्ट्समैन जो स्मॉल वर्कशॉप्स में काम कर रहे थे, इन्हीं की ये मैक्सिमम मच प्रोडक्शन करते थे। यानी इन्हीं स्मॉल शॉप्स में, स्मॉल वर्कशॉप्स में जो ये क्राफ्ट्समैन थे, यही ज्यादा प्रोडक्शन करते थे। अब बता, उस टाइम इंडस्ट्रीज में उतनी प्रोडक्शन नहीं होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर हम 1890s की बात करेंगे, जब रशिया में रेलवेज एक्सपैंड होने लगे, जब रशिया में कोल प्रोडक्शन अगर हम देखेंगे ये डबल होने लगा, इसी के साथ स्टील एंड आयरन आल्सो डेवलप्ड इन फिगर, स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज भी बढ़ने लगी। तब क्या हुआ, अगर हम 1900 में देखेंगे, क्राफ्ट्समैन जो स्मॉल वर्कशॉप्स में काम कर रहे थे, इनकी तादाद लगभग फैक्ट्री वर्कर्स की तादाद के बराबर थी। अब तुलना अगर हम करेंगे स्मॉल वर्कशॉप्स और इंडस्ट्रीज की, तो ये लगभग बराबर होने लगे अगर हम 19th सेंचुरी में 1900 की बात करेंगे। तो तीसरा हमें इसमें देखेंगे, मोस्टली इंडस्ट्रीज वायर प्राइवेट प्रॉपर्टीज। ये जो इंडस्ट्रीज थी जहां पर वर्कर्स काम कर रहे थे, ये इंडस्ट्रीज क्या थी? प्राइवेट प्रॉपर्टीज थे। इससे पहले भी हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है। प्राइवेट प्रॉपर्टी वो होता है जब कोई प्रॉपर्टी ओनर जो होता है, फैक्ट्री ओनर जो होता है, उसका सारा कंट्रोल इस प्रॉपर्टी पे होता है, ठीक है। लेकिन इस प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अक्सर जो ये गवर्नमेंट सुपरवाइजर्स थे, ये क्या करते थे? ये सुपरविजन करते थे। लेकिन इससे फैक्ट्री ओनर जो थे वो अपने तरीके, वो अपने कानून नहीं तोड़ते थे। जो उनके अपने रूल्स होते थे वो उन्हीं को बरकरार रखते थे। इससे क्या होता था, वर्किंग आवर्स जो थी, वर्किंग आवर्स यानी वर्कर्स जो इन फैक्ट्रीज इन इंडस्ट्रीज में काम करते थे, उनको लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे। जस्ट लाइक वर्कशॉप में अगर हम देखेंगे, इट वाज 15 आवर्स। फैक्ट्रीज में अगर हम देखेंगे, इट वाज 10 to 12 आवर्स, 10 to 12 आवर्स। और जो रशिया में वर्कर्स का वो ग्रुप था, ये डिवाइडेड था। वर्कर जो थे डिवाइडेड थे, इनके डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे। यानी जो फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स में काम कर रहे थे, एक ग्रुप इसमें से था जो वर्कर्स, जो मजदूर गांव से आए थे सिटीज में काम करने के लिए, वर्कर्स हु लिव्ड इन विलेज, हु केम फ्रॉम विलेज। दूसरा तबका था वर्कर्स हु लिव्ड इन सिटीज, वो वर्कर्स जो शहरों में बसते थे, चाहे वो मॉस्को में बसते हो, चाहे प्रोटेस्ट पीटर्सबर्ग में परमानेंटली उनकी अडाप्टेशन हो। इसका तीसरा अगर हम देखेंगे वर्कर्स का ग्रुप एक और था, वो था मेटल वर्कर्स। ये मेटल वर्कर्स जो थे, ये अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स कहते थे, क्योंकि ये कहते थे कि हम जो क्लास है, यानी हमारा क्लास जो है, वी आर स्किल्ड पीपल, वी आर स्किल्ड पीपल, आवर ऑक्यूपेशन नीड्स स्किल एंड ट्रेनिंग, नीड्स स्किल एंड ट्रेनिंग। ये अपने आप को रिच पीपल समझते थे। यानी इनमें डिवीजन थी, इनमें डिवीजन थी। बट डिस्पाइट दिस डिवीजन, हालांकि इनमें हमने देखा ये डिवीजन है, वर्कर्स हु केम फ्रॉम विलेज, गांव वाले अलग थे, सिटीज में जो रहते थे वो अलग थे, मेटल वर्कर्स वो अलग अपने आप को रखते थे। लेकिन डिस्पाइट दिस डिवीजन होने के बावजूद, अगर कभी उनको लगता कि हमें स्ट्राइक की जरूरत, हमें प्रोटेस्ट की जरूरत है, तब वो यूनाइट होते थे, अगर इनको कोई ऐसी स्ट्राइक निकालनी पड़ती थी। जस्ट लाइक वी कैन से एन इवेंट ऑफ एन स्ट्राइक, एक हमने देखा 1896 और 1897 में हम देखेंगे, स्ट्राइक्स फ्रीक्वेंटली टुक प्लेस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, उनमें अक्सर बेशतर हम देखेंगे स्ट्राइक्स फ्रीक्वेंटली टुक प्लेस, ठीक है। मेटल इंडस्ट्री में भी हम देखेंगे 1902 में मेटल इंडस्ट्री में भी जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक की। उसमें वर्कर्स थे जो गांव से थे, उसमें जो सिटीज से थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें ये मेटल वर्कर्स भी थे। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्पाइट दिस डिवीजन, वर्कर्स टेक पार्ट यूनाइटली इन एनी स्ट्राइक।
फिर हम बात करेंगे पीजेंट्स की। कंट्री साइड होता है रूरल एरियाज। इन कंट्री साइड्स ये पीजेंट्स जो थे यानी रूरल एरियाज जो थे रशिया के, वहां की जो जमीन थी वो कौन कल्टीवेट करता था? दीज लैंड वायर कल्टीवेटेड बाय पीजेंट्स। इन कंट्री साइड यानी रूरल एरियाज की बात अगर हम करेंगे, रशिया की बात हम करते हैं, इन रशिया इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टीवेटेड लैंड। वहां जो जमीन कल्टीवेट किया जाता था वो कौन कल्टीवेट करता था? वो पीजेंट्स कल्टीवेट करते थे। शाबाश। वर्कर्स की तरह अगर हम इन पीजेंट्स की बात करेंगे, वर्कर्स की तरह ये कहा जाता है कि ये भी डिवाइडेड थे, ये भी यानी इनमें भी काइंड्स थी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीजेंट्स। ठीक है। ये भी कहा जाता है कि रशिया के जो पीजेंट्स है, ये भी कहा जाता है कि रशिया के जो पीजेंट्स है वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वहां के जो पीजेंट्स हैं उनसे काफी मुख्तलिफ थे। यानी फ्रांस में अगर हम देखेंगे पीजेंट्स जो थे, रशियन पीजेंट्स की बात अगर हम करेंगे, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस था, उनमें बहुत बड़ी डिफरेंस थी। यह क्या था? फ्रांस में अगर हम देखेंगे पीजेंट्स जो थे वो नोबल्स जो थे, नोबल क्लास, हमने देखा वहां क्लर्जी, नोबल्स, कॉमन्स, जो नोबल क्लास था फ्रांस में क्या था? पीजेंट्स जो थे नोबल्स के लिए अपनी जान देते थे, यानी वो नोबल्स को काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन रशिया की बात कुछ और थी। रशिया में फ्रांस की तरह पीजेंट्स जो थे वो नोबल्स को रेस्पेक्ट नहीं करते थे। दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। इन रशिया peasants were different from other countries. They had no respect for nobility. ठीक है, nobility को रेस्पेक्ट नहीं करते थे। Even they often fought not in support of peasants, but they often fought against these nobles or landlords. Nobles were also landlords. ठीक है। They often refused to pay rent. वो इन लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको रेंट ऑफर नहीं देते थे, वो कभी कभी उनको रेंट भी नहीं देते थे। दे इवन मर्डर्ड लैंड्स। कभी हमने ये भी देखा कि जो ये पीजेंट्स थे वो उन्होंने कभी कभार इन लैंडलॉर्ड्स जो यानी नोबलिटी क्लास जो था उनको कत्ल भी किया। ठीक है। एक और डिफरेंस हम देखेंगे, यहां पीजेंट्स जो रशिया के थे, दे पुल्ड देयर लैंड पीरियडिकली। ये जो जमीन उनको दिया जाता था कल्टीवेशन के लिए, उनको ये मिलजुल के कल्टीवेट करते थे। यानी इनका एक अमीर हुआ करता था, यह तो अमीर जो इनका था उसको हम मीर कहते हैं। मीर को हम यहाँ कम्यून कहते थे, कम्यून, CUMMUNE, कम्यून यानी मीर। अमीर जो इन पीजेंट्स का था वो क्या करते थे? वो पीरियडिकली लैंड को कल्टीवेट करते थे। ठीक है। जब वो लैंड को कल्टीवेट करते थे, फिर जब उसमें वो प्रोड्यूस जब निकलता था, वो प्रोड्यूस वो डिवाइड करते थे एज पर द फैमिली नीड्स, यानी जिसको जितनी जरूरत होती थी उसी के हिसाब से इसको ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सो ये थी कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ रशिया बिफोर रिवॉल्यूशन ऑगर। यहां हम देखेंगे जो वर्कर्स थे, वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, they were not satisfied with the government, they were not satisfied with the rule of Tsar Nicholas II. Why they were not satisfied? Because they were often when they were working in these factories and industries, they were given long working hours. In spite of that, they were provided with low wages. So they had to face, there was exploitation. Actually, this was whole capitalist society which was established in Russia during the rule of Tsar Nicholas II. That's why people want change. That's why these workers, these peasants, they want change. They want to destroy this monarchy. They want such a government to take place which will give equal rights to all these people, where people can enjoy equal rights. So that was all about this Russian revolution. That was all about this Russian revolution. Thanks.